Hello everyone, so welcome to the YouTube channel of Engineer Career Points. I am Vinesh Sharma, your mentor मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आज हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाले हैं PSSB के सॉल्यूशंस के बारे में. ओके तो आपके पास यहाँ पे जो लास्ट ईयर एग्जाम आपका हुआ था जेई का स्पेसिफिकली, ओके उसके हम सॉल्यूशंस आप यहाँ पे आज हम कवर अप करेंगे. तो आपके पास टोटल अराउंड जो 80 क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिली थी. बाकी सब क्वेश्चंस आपके पास सिंपल से आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे आपके पास प्रोडक्शन पार्ट से वो हल्के से डिफिकल्ट रहे. ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा डिफरेंट था आपके पास यहाँ पे. ठीक है, वो आपको अभी पता लगेगा. एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें अभी जो आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है उसका जो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है ना, जिसमें आपके पास यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे रेडी मिलने वाले हैं. ओके ना, सो अब आपके पास यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और आपके पास यहाँ पे एक एक करके सारे सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, दैट व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द आइडल वन पुली सिस्टम हियर. अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे आइडल वन सिस्टम पुली की बात की हुई है कि आपके पास सिर्फ एक पुली सिस्टम है और आइडली उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास क्या रहने वाला है. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यहाँ पे हुआ क्या. देखो मैकेनिकल एडवांटेज जो आपके पास यहाँ पे होता है इट इज सिंपली अ रेशो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, कि आपके पास यहाँ पे कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर लोड को लिफ्ट करने के लिए. ओके अब अगर हम बात करें आइडल वन पुली सिस्टम के अंदर तो आपके पास जो एफर्ट आप जो अप्लाई करते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू दी कि आपके कितना लोड यहाँ पे अप्लाई, कितना लोड आपको लिफ्ट यहाँ पर करना है. तो अगर आपके पास लोड एंड एफर्ट अगर दोनों के दोनों सेम हमारे पास रहने वाले हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी वेरी सिंपल, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 हेयर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इस केस में आपके पास सिंपल सा रहेगा. ओके कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आपका टास्क यहाँ पे नहीं है ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द कपल. अब आपके पास देखो अगेन कपल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कपल का सिंपल सा मतलब आपके पास होता है कि दो फोर्सेस हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड की आपके पास लग रही है यहाँ पे. तो अगर आपके पास किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती है कुछ इस वे में जिनका मैग्नीट्यूड अगर आपके पास यहाँ पे सेम हो, ठीक है, उनके बीच में कुछ हल्का सा इसेंट्रिक डिस्टेंस आपको देखने को मिले तो ऐसे केस में आप कहते हो कि एक कपल की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, अब अगर हम बात करें अगर आपके पास दो फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है, लेट अस सपोज अगर ये L के इक्वल होता है तो आप कह सकते हो कि इस कपल का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर. ओके तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो नेट फोर्स लग रही है बेसिकली नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, नेट फोर्स आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल रहने वाली है बिकॉज दोनों की दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है एंड आपके पास अपोजिट है और आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द कपल इज गोइंग टू बी 0 हियर. ओके सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल हियर. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे मेजरमेंट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द डैश ऑफ समथिंग एंड डैश हियर. अब आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट एरर की हमने बात की हुई है. देखो जब भी आप कोई भी चीज आप मेजर करते हो चेक, ठीक है ना, तो हमेशा कोई ना कोई एरर आपके पास इंड्यूस रह सकता है और एरर आपका डिफरेंट तरह के हमारे पास होते हैं. ठीक है ना, अब मान लो अगर आपके पास कोई लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, किसी एंगल को जब आप मेजर कर रहे हो तो आपके पास ट्रू वैल्यू जो होगी और आपके पास जो आपने एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड करी है हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस उसमें रह सकता है. ठीक है, और अगर आपके पास बिल्कुल भी एरर आपका बिल्कुल भी माइन्यूट डिफरेंस भी यहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो एरर रहेगा वो कितना रहने वाला है, 0 के इक्वल रहेगा. लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू का. मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर रहे हो. तो ट्रू वैल्यू और अगर मेजर्ड वैल्यू अगर आपके पास सेम नहीं होती तो उस केस में आपके पास कुछ ना कुछ एरर आपके पास इंड्यूस यहाँ पे होगा. तो जितना ज्यादा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू के अंदर कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपको एरर इंड्यूस यहाँ पे होगा. ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना. सो यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे जो मेजरमेंट एरर है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे रहने वाला है. ओके नेक्स्ट पार्ट, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज प्रिसाइज टू. अब आपके पास माइक्रोमीटर का यूज आप क्यों करते हो, ये अगेन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास यहाँ पर है जिसमें आप लेंथ को मेजर कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, लाइक वी हैव अ स्केल, वी हैव आपके पास वर्नियर कैलिपर, वी हैव अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, सबकी आपके पास एक लिमिट आपके पास होती है कि कितने लिमिट तक वो वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है एंड दैट इज डिफाइंड एज दी आई कैन से लीस्ट काउंट. ओके तो अगर आप माइक्रोमीटर की बात अगर करते हो
माइक्रोमीटर जो है वो आपके पास 0.01 मिलीमीटर तक एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे आंसर रहेगा। अगर आप बात करते हो वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है इट इज प्रिसाइज अप टू 0.1 मिलीमीटर हेयर, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो हल्का सा डिफरेंस आपके पास है, हर एक चीज की जो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास यहाँ पे रहती है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल स्केल की, सिंपल जो स्केल आप यूज करते हो उसमें जो आपके पास लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर हेयर। तो वहां पे आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, जो आप वैल्यू को मेजर कर सकते हो, वो अप टू प्रिसाइजली आपके पास 1 मिलीमीटर आपके पास आंसर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इन अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टू स्लिप गेजेस आर जॉइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज। ओके, अब आपके पास स्लिप गेजेस का काम यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देखो ये अगेन आपके पास मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। स्लिप गेजेस आपके पास यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। और ये प्रिसाइजली आपके पास यहाँ पे लेंथ को, हाइट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस केस में अगर आपके पास, अगर हम देखें जो स्लिप गेजेस आपके पास है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हाईली फिनिश्ड सरफेस के यहाँ पे होते हैं। तो इस केस में अगर आप आपके पास यहाँ पे एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज अगर रखते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हम उसे एक के ऊपर एक सेट करते हैं, और उस प्रॉपर प्रोसीजर को आप यहाँ पे कहते हो रिंगिंग फिनोमिना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसके करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे रहेगा, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपके पास रिंगिंग में आपके पास क्या हुआ, आपके पास दो जो ब्लॉक्स है उसको हम स्लाइड करते हैं प्रिसाइजली, फिर आपके पास रोटेट करके एक के ऊपर एक हम यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक एक्यूरेटली एक कंबाइंड लेंथ को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेजेस यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाए, एक्सटर्नल टेपर्स कैन एक्यूरेटली बी मेजर्ड यूजिंग अ साइन बार एंड अ स्लिप गेज, using a sine bar and a slip gauge to determine the taper angle. External tapers can be accurately, तो ये तो चलो क्वेश्चन में आपके पास आंसर यहाँ पे गिवन आपके पास दे रखा है कि एक्सटर्नल टेपर को आप यहाँ पे एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ साइन बार एंड स्लिप गेजेस। सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर, ओके। देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट, accuracy. The accuracy depends upon the precision of the instrument, precision of the method, operator, all of the above here. Yes. अब आपके पास एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि कितना प्रिसाइजली आप किसी रीडिंग को मेजर कर पा रहे हो, कितना एक्यूरेट आपका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, कितना आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, कितना क्लोज आपके पास यहाँ पर है ट्रू वैल्यू के, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूरेसी हियर। अब आपके पास अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन, इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटर उस डिवाइस को हैंडल कर रहा है वो कितना प्रिसाइजली उसे ऑपरेट कर रहा है, कितना प्रिसाइजली आपके पास रीडिंग को कैलकुलेट कर रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के साथ साथ ऑपरेटर पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए, इस पे भी डिपेंड यहाँ पे करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इज विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। द एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेथड एज वेल एज द ऑपरेटर हियर। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन, ओके। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, डैश इज द बेस्ट मेथड फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस फिनिश हियर, टच इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, स्क्रैच इंस्पेक्शन हियर। अब देखो आप यहां पे क्या एग्जामिन करना चाहते हो, सरफेस फिनिश एग्जामिन करना चाहते हो, ठीक है। सरफेस फिनिश को अगर आप देखोगे टच इंस्पेक्शन के थ्रू अगर हम करते हैं तो आपके पास यहां पे जो हाईली रफ सरफेस है उसको तो आप इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सरफेस को हम लगातार कम करते जाएं तो टच इंस्पेक्शन के थ्रू एरर इंड्यूस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रिसाइजली मेजर ना कर पाओ, कुछ ना कुछ एरर इंड्यूस आपके पास यहाँ पे रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से अगर हम यहाँ पे करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सरफेस फिनिश को बहुत ही एक्यूरेटली हम मेजर यहाँ पे कर पाएंगे, बिकॉज सरफेस फिनिश जो है अगर आप माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखोगे तो आपके पास एवरेज रफनेस हम मैग्नीफाइड व्यू में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे रफनेस को एज मच एज पॉसिबल आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हियर। तो आपके पास चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन आपके पास बेस्ट मेथड रहेगा। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर हमारे पास माइक्रोमीटर्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स हमारे पास है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ टॉमलिंसन सरफेस मीटर हेयर।
अब आपके पास यहाँ पे टॉमलिंसन सरफेस मीटर आपके पास यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, तो अगर हम बात करें टॉमलिंसन सरफेस मीटर की, टॉमलिंसन सरफेस मीटर आपके पास एक रफनेस मेजरमेंट डिवाइस हमारे पास यहाँ पे होता है। इस केस में आपके पास रफनेस को मेजर आप यहाँ पे करते हो एक मैकेनिकल आपके पास यहाँ पे अपरेटस से, ठीक है ना। हमारे पास प्रॉपर एक मैकेनिकल स्टाइलस आपके पास होता है जो कि रफनेस की रीडिंग प्रोवाइड आपके पास करता है। रीडिंग को मैग्नीफाइड करने के लिए मैकेनिकल स्टाइलस की आपके पास मूवमेंट को मैग्नीफाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जो टॉमलिंसन सरफेस मीटर है ये आपके पास मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें मैकेनिकल स्टाइलस का यूज यहाँ पे हो रहा है और रीडिंग को मैग्नीफाइड या फिर आपके पास स्मॉल करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स का आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप एंड पार्किंसन गियर टेस्टर, टूल मेकर माइक्रोस्कोप एंड द ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन, पार्किंसन गियर टेस्टर एंड द ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन हियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन की, तो यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन अगेन आपके पास आप यहाँ पे देखोगे इसका काफ़ी सारा आपके पास फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। ये आपके पास CMM से भी बेटर आपके पास रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसका आप जो यूज़ करते हो राउंडनेस को मेजर करने के लिए आप कह सकते हो, पैरेललिज्म को आप मेजर करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंट आपको यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें आप किस किस का यूज़ बेसिकली कर रहे हो, इसमें आप यूज़ करते हो टूल मेकर माइक्रोस्कोप्स का आप यूज़ करते हो, ठीक है, टू मेजर दी रफनेस इज हियर। और आपके पास रीडिंग को मैग्नीफाइड करने के लिए लाइट प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, जिसमें ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन्स का हमारे पास यूज होता है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन हियर, ओके। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन और कोऑर्डिनेट मशीन मेजरिंग मशीन्स में CMM में आपके पास यहाँ पे कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो आपके पास यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, the property of a material which enables it to retain the deformation permanently is going to be called as brittleness, ductility, malleability and plasticity. So that's a very simple question. Plasticity का मतलब ही आपके पास यहाँ पे होता है कि अगर आप लोड को रिमूव कर देते हो तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर रही। दैट मीन्स जो डिफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आई है, बॉडी ने उस डिफॉर्मेशन को क्या कर लिया आपके पास यहाँ पे, आपके पास परमानेंटली वो डिफॉर्म अब यहाँ पे हो चुकी है, एंड दैट इज ड्यू टू दी प्लास्टिसिटी हियर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्रिटलनेस की वजह से आपके पास बॉडी डिफॉर्म यहाँ पे नहीं कर पाएगी, डक्टिलिटी की वजह से वो उसमें हाईली डिफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगी, मैलेबिलिटी की वजह से वो हाईली डिफॉर्म होगा अंडर द कंप्रेसिव लोड आपके पास यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट आयरन so that the hard iron carbide structure of lead borate is converted to a mixed matrix of ferrite or pearlite and graphite is precipitated within the iron here। तो आपके पास यहाँ पे व्हाइट आयरन की हीट ट्रीटमेंट करके क्या आपको ऑब्टेन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखो। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो मेलेबल आयरन है हमारे पास, मेलेबल आयरन को कैसे आप प्रोड्यूस करते हो यहाँ पे, बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ द व्हाइट आयरन हेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मेलेबल आयरन आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बाय डूइंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द व्हाइट आयरन। इसमें क्या होगा बेसिकली, जो सीमेंटाइट हमारे पास होते हैं, सीमेंटाइट Fe3C, ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो सीमेंटाइट आपके पास होगा यहाँ पे वो डिकम्पोज होता है बेसिकली, ये आपके पास डिकम्पोज होगा स्मॉल स्ट्रक्चर्स में आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो ग्रेफाइट है वो एक टेम्पर कार्बन की फॉर्मेशन करता है, जो ग्रेफाइट है वो आपके पास फॉर्म होता है यहाँ पर, ग्रेफाइट फॉर्म करता है टेम्पर कार्बन को, ठीक है। एंड फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनली आपको मिलता है यहाँ पे मेलिएबल आयरन इस केस में। अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, तो आपके पास मेलिएबल आयरन काफी ज्यादा डक्टाइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा टफ मटेरियल आपके पास यहाँ पे ये रहेगा, और आपके पास यहाँ पे इसके साथ शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन लो कार्बन स्टील इज हीटेड अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर then there will be no change in the grain size, average grain size is going to be minimum, grain size increases very rapidly।
जब हम बात करते हैं स्टील की, इन द केस ऑफ स्टील वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हियर। आपको लो कार्बन स्टील, जिसको माइल्ड कार्बन स्टील भी हम बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स आपको देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है आपके पास स्टील के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब इस केस में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब लो कार्बन स्टील की को जब हम हीट अप करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर फ्रॉम द ग्रेफाइट टू दी, सॉरी नॉट फ्रॉम द ग्रेफाइट हियर, जो फेराइट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पास ऑक्सीनाइट में, वो कंप्लीट आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से जो एवरेज ग्रेन साइज हमारे पास रहते हैं ओवरऑल मटेरियल के अंदर, वो मिनिमम से मिनिमम आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है ना, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस केस में आपके पास आप ये चीज चेक करोगे कि आपके पास कंप्लीट ऑस्टेनाइजेशन होने की वजह से जो फाइनाइट आपके पास, हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइन ग्रेन साइज आपको देखने को मिलेंगे। फाइन ग्रेन साइज आपको देखने को मिलते हैं किस चीज के? ऑस्टेनाइट के यहाँ पर। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपके पास इस केस में करेक्ट होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है? तो उस केस में जो ग्रेन ग्रोथ है वो आपके पास लगातार, ग्रेन की ग्रोथ लगातार रैपिडली बढ़ती है, जिससे कि ग्रेन साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है अगर हम फर्दर आपके पास यहाँ पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हीट अप करेंगे तो। नेक्स्ट पार्ट, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्डन स्टील। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्टील ऑलरेडी हार्ड है और अगर आप उसको सॉफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप करते हो, जिसको हम बोलते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। ठीक है ना, टेम्परिंग बेसिकली डिफरेंट तरह की होती है। अब इस केस में आप जहाँ आपने पढ़ा होगा ओस टेम्परिंग आपने देखा होगा, मार टेम्परिंग आपने देखा होगा। तो टेम्परिंग का जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी हार्डन स्टील जो हमारे पास है उसकी हार्डनेस को कम करना। ठीक है ना, आपके पास टफनेस को इंड्यूस करना, डक्टिलिटी को इंड्यूस करना, दैट इज थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ टेम्परिंग हियर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, which of the following molding method is generally not used for the thermoplastic materials here? Extrusion, injection, casting and calendering here. तो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाना चाहिए। स्पेसिफिकली कास्टिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो कभी भी प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, प्लास्टिक के लिए आप यूज़ नहीं करते हो। स्पेसिफिकली जो यूज़ होते हैं वैसे मेटल्स के लिए हम जनरली यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट पार्ट, one of the main disadvantage of thermosetting and thermoplastic is that they deform under heat and pressure. They are resistant to wear up to 100 degrees Celsius. They do not possess a high mechanical strength. Their shape cannot be changed without an application of heat here. सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की, इनमें से कोई एक आप थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपको इजीली डिफॉर्म हो सकता है अगर आप यहाँ पे हीट अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे लास्ट ऑप्शन, द शेप कैन नॉट बी चेंज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, ऐसा नहीं है, आप थर्मोप्लास्टिक की शेप को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, दे डिफॉर्म अंडर हीट एंड प्रेशर, ये सही है, लेकिन थर्मोसेटिंग को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। दे आर रेजिस्टेंस टू वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ओनली, दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज हियर। दे डू नॉट प्रोसेस अ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये एक डिसएडवांटेज है बिकॉज एज कंपेयर टू, अगर मेटल बात करोगे, मेटल की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है एज कंपेयर टू प्लास्टिक मटेरियल्स, एंड दैट इज अ मेन डिसएडवांटेज हियर। ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी एनहांस्ड बाय रीइंफोर्सिंग एन एल्यूमिनियम अलॉय हियर। तो अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम बात करें, अगर हम रीइंफोर्सिंग करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे इंक्रीज होगी। देखो, एल्यूमिनियम ऑलरेडी बहुत ही डक्टाइल मटेरियल आपके पास यहाँ पर है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम आपको देखने को मिलती है। अगर आप रीइंफोर्सिंग करते हो एल्यूमिनियम ऑयल की, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके पास यहाँ पे होगी, वो सबसे ज़्यादा चेंज आपके पास यहाँ पे होगी। ठीक है ना, इवन दो अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी जो है वो भी चेंज करेगी, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलता एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ हियर। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द एक्यूरेट आंसर हियर। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस केस में अगर हम बात करें, तो आपके पास जो वेयर रेजिस्टेंस है, वेयर रेजिस्टेंस में भी आपको यहाँ पे
इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन हमारा मेन पर्पस वेयर स्ट्रेंथ को या वेयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना यहाँ पे नहीं होता। ओके, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्ट्रेंथ, इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन commercially available is dash, which contains a very low carbon content, typically between 0.12 to 0.25, making it highly malleable and ductile here। तो इस केस में अगर हम बात करें जो प्योर कार्बन आप देखोगे तो हमारे पास वो कौन सा है, वो रोट आयरन आपको देखने को मिलता है। कास्ट आयरन की बात करें, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मोर देन 2% आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नॉट अ स्टील हेयर। रोट आयरन आपके पास यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें काफी कम आपको यहाँ पे हम कह सकते हैं लो कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, फ्रॉम 0.2 टू 0.25 हेयर, ठीक है। पिग आयरन की बात करोगे, पिग आयरन में अगेन आपके पास यहाँ पे हाई कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलता है, ये एक इमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है, हाई कार्बन कंटेंट हेयर, इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टील की बात करें तो स्टील में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स आपको देखने को मिल सकते हैं, माइल्ड, मीडियम, हाई कार्बन स्टील, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्बन हेयर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पार्ट, डैश इज द intentional taper or angle added to the vertical surface of a pattern to allow it to be easily removed from the mold without damaging the mold cavity। तो अगर आपके पास एक लार्ज लेंथ का मोल्ड है, ठीक है, एक लार्ज लेंथ का पैटर्न है जो कि आपने मोल्ड में एंटर कर रखा है, और आपके पास यहाँ पे मोल्ड क्रिएट करने के बाद अगर आप पैटर्न को रिमूव करना चाहते हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में आपके पास एक सिंपल सा टेपर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो टेपर प्रोवाइड होता है वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड होगा। तो इस टेपर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, टेपर और ड्राफ्ट अलाउंस आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इट्स आंसर गोइंग टू बी ड्राफ्ट और दी taper allowance here। So again, that's a direct question from the production part here। Next, the welding process that use a non-consumable electrode is going to be TIG welding, MIG welding, manual arc welding, submerged arc welding here। ध्यान रखना, अगर आपके पास यहाँ पे किसी भी वेल्डिंग फिनोमिना के अंदर, वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर मेटल का नाम स्पेसिफाई किया गया है, मेटल का नाम, दैट मीन्स कि वो एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यूज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके पास मेग वेल्डिंग में मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, आपके पास कोई नाम मेंशन नहीं कर रखा। मैनुअल आर्क वेल्डिंग में हम यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे टिग वेल्डिंग की, टिग वेल्डिंग में हम किसी तरह का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज नहीं होते, हम टंगस्टन का यूज कर रहे हैं जो कि एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट, in a 4 high rolling mills there are 4 rolls, out of which, okay, 1 is going to be a working roll, 3 are the backing roll, 2 are the working roll, 2 are the backing up rolls, 3 are the working rolls here। तो इस केस में अगर आप रोलिंग फिनोमिना करते हो और अगर आपके पास 4 हाई रोलिंग मिल्स है, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 2 रोल्स आपके पास यहाँ पे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो आपके पास मेन वर्किंग रोल की तरह एक्ट यहाँ पे करते हैं, और जो रिमेनिंग 2 आपके पास आपको देखने को मिलेंगे वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, वो आपके पास एज अ बैकअप रोल आपके पास यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, द बैक रेक एंगल इज पॉजिटिव इफ द साइड कटिंग एज स्लोप विच साइड फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड द शैंक हियर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड। यार अच्छा, इसमें तो यार आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना नहीं चाहिए था, बिकॉज इसमें आपके पास एक प्रॉपर ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए कि और आपके उसकी कटिंग टूल की, ठीक है, और आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, कौन से साइड से अगर आप देखोगे कौन सा एंगल आपको विजिबल होगा, ये को प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस केस में। तो आपके पास यहाँ पे बैक रेक एंगल के केस में, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव तब कंसिडर करते हैं अगर आपके पास जो साइड कटिंग एज है वो स्लोप कर रहा है डाउन साइड पे, ठीक है। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे बैक रेक एंगल को आप पॉजिटिव डिफाइन करते हो। एक और चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास डिफरेंट एंगल्स है उनकी जो रेंज आपके पास होती है, जैसे रैक एंगल की रेंज क्या है, आपके पास रिलीफ एंगल की रेंज क्या है, क्लियरेंस एंगल की रेंज क्या है, वो भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट,
Reaming is a cutting process that involves the use of a dash cutting tool to create smooth interior walls in existing holes in a workpiece here. अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें रीमिंग ऑपरेशन, रीमिंग ऑपरेशन क्या है? बेसिकली रीमिंग एक तरह का फिनिशिंग ऑपरेशन यहाँ पे होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम आपके पास एक रोटरी कटिंग टूल का यूज करते हैं जो कि आपके पास स्मूथ इंटीरियर वॉल को जनरेट करता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, रीमिंग इज अ फिनिशिंग प्रोसेस है, ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसको ये आपके पास अंदर से स्मूथ करने का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट, मर्चेंट सर्कल डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ड्यूरिंग अ मशीनिंग हेयर। मर्चेंट साइकिल डायग्राम में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेज जो भी एक्ट कर रही है आप उसको आप यहाँ पे शो करते हो मर्चेंट साइकिल के अंदर। ठीक है ना, तो किसके लिए आपके पास ये यूज होता है? ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग फोर्सेज जो कि कंपोनेंट पर एक्ट कर रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, अ ग्राइंडिंग व्हील बिकम ग्लेज्ड मीनिंग दी कटिंग एज टेक अ ग्लास लाइक अपीयरेंस प्राइमरली ड्यू टू अ डल अब्रेसिव गेम्स, primarily due to a dull abrasive grains and or the bond being too hard leading to the wheel losing its cutting efficiency here। अब आपके पास यहाँ पे ये ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ध्यान रखना, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर दो फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्रोइंग फिनोमिना, एक आपके पास होता है यहाँ पे ग्लेजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना, जब आपके पास न्यू जो ग्राइंडिंग व्हील्स आप जब यूज करते हो तो आपके पास यहाँ पे यूज करने से पहले आपको ट्रोइंग ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लेजिंग फिनोमिना की, तो इस केस में क्या होता है, कंटिन्यूस यूज होने की वजह से आपके पास अब्रेसिव ग्रेन्स के वेयर आउट होने की वजह से जो कटिंग टूल है वो आपके पास ग्लास लाइक अपीयरेंस यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है आपके पास यहाँ पे कि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेज क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू द डल अब्रेसिव ग्रेन हेयर। डल अब्रेसिव ग्रेन्स की वजह से क्यों? क्योंकि वेयर आउट वो आपके पास कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखना। Next, when metal is removed by the erosion caused by rapidly recurring spark discharge between the tool and the work, the process is going to be known as ultrasonic machining, electrochemical machining, electrical discharge machining here। तो अगर आप यहाँ पे इरोजन का यूज करते हो और रैपिडली अकरिंग स्पार्क डिस्चार्ज मेरे पास टूल और वर्कपीस की जो ऑपरेट करती है तो उस केस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ईडीएम मशीन आपके पास यहाँ पे यूज हो रही होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अल्ट्रासोनिक में आप मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी, आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहे हो, लेजर बीम में आपके पास यहाँ पे लाइट्स का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल में आपके पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके आप मेटल को रिमूव करते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट, center lines are drawn by the long dash dotted narrow lines, continuous narrow line, dashed arrow lines, all of the above here। अब आपके पास देखो, जब आपके पास हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टडी करते हैं या फिर जब हम किसी भी आपके पास स्ट्रक्चर की डिफरेंट डायग्राम्स जो हम प्लॉट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह की लाइन्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे जैसे आप देखोगे आप यूज करते हो कंटिन्यूअस थिक लाइन का आप यूज करते हो ड्राइंग बनाने के लिए, आपके पास कंटिन्यूअस थिन लाइन का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें कंटिन्यूअस थिक लाइंस का, तो अगर आप थिक लाइन का यूज देखोगे तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? सिंपली ड्राइंग करने के लिए, लाइंस क्रिएट करने के लिए। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस थिन लाइन का, अगर आप कंटिन्यूअस थिन लाइंस अगर यूज कर रहे हो तो उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस आपके पास होता है डायमेंशन करने का। ठीक है ना, इसी तरह से कोई भी अगर आप सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, कोई भी आपके पास सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हो तो आपके पास जो सेंट्रल लाइन जो हम क्रिएट करते हैं वो आपके पास यहाँ पे कैसे क्रिएट होती है? लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन से आपके पास यहाँ पे क्रिएट होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसका आप यूज किस लिए करते हो? बेसिकली सेंट्रल लाइन्स को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे करते हो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉलोइंग इज नोन एज अ हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल हेयर। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप ऑफ पेंसिल्स की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि डिपेंड करता है हार्डनेस के ऊपर। जैसे अगर आप देखोगे आपके पास जो बी कोड है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल के लिए यूज किया जाता है। HB आपके पास ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू 6B आपके पास यहाँ पे। 6H जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा हार्ड पेंसिल आपके पास यहाँ पे रहेगी। ठीक है ना, तो आपके पास इस केस में हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल जो है आउट ऑफ दीज 4 दैट विल बी अ 6H हियर। ओके, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
डैश विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग एज एन एलिप्स हेयर। तो ध्यान रखना, एलिप्स आपके पास कैसे शो, एलिप्स डैश विल अपीयर ऑन। अच्छा, कौन सी शेप आपके पास यहाँ पे एज अ एलिप्स शो हो रही है? बेसिकली खुद सोच के देखो, आपके पास जो सर्कल होगा दैट विल बी अ सिंपल, एलिप्स किस फॉर्म में शो आपके पास शो होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप सर्कल को देखते हो, सर्कल विल बी शोन एज अ एलिप्स टू यू इन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग हियर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ पॉइंट Q इज इन द फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन हियर। तो अगर आपके पास एक पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट, जो कि वर्टिकल प्लेन के अबव है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हियर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, स्टेट ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट, द मिनी ड्राफ्टर सर्व द पर्पस ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट स्केल, कंपास, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर हियर। मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टर क्यों यूज करते हैं? बेसिकली मिनी ड्राफ्टर का मेन यूज आपके पास यहाँ पे लाइन क्रिएट करने के लिए हो सकता है, इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे हो सकता है, एंगल मेजरमेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट एक सर्कल और एक आर्क को क्रिएट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, जो कि एक मेन पर्पस होता है किसी भी कंपास का। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये ध्यान रखना, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे कंपास विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, dimensions giving close to each other and in a straight line is going to be known as parallel dimensioning, chain dimensioning, combined dimensioning, none of the above here। देखो, जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो हमारे पास डायमेंशनिंग करने के डिफरेंट वेज है। पैरेलल डायमेंशन में आपके पास यहाँ पे क्या होती है, आप एक डायमेंशन यहाँ पे लिख रहे हो, फिर आपके पास सेकंड डायमेंशन आप लिखोगे, थर्ड लिखोगे एंड फोर्थ लिखोगे। आपके पास यहाँ पे चेन डायमेंशन में क्या होता है, आप एक डायमेंशन यहाँ पे नोट करते हो, देन वी हैव अ सेकंड डायमेंशन एंड देन वी हैव अ थर्ड डायमेंशन, लाइक इन दिस वे। कहीं कहीं पर आप क्या करते हो, आपके पास यहाँ पर कंबाइन कर देते हो, पैरेलल को भी और आपके पास यहाँ पे इसको भी, चेन को भी, ये ध्यान रखना। तो अगर आप यहाँ पे डायमेंशंस क्लोज टू ईच अदर लिख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे मेंशन कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द चेन डायमेंशनिंग हियर यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। So option number B is going to be the correct answer in this case. Next, in a sectional view drawing, what is the main purpose of doing the hatching operation? What is the main purpose of doing the hatching here? Hatching क्यों करते हैं बेसिकली? अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई भी कंपोनेंट बना हुआ है, कोई भी कंपोनेंट अगर बना हुआ है, तो उस केस में आपके पास कभी कभी हम क्या करते हैं, हैचिंग आपके पास यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्यों की जाती है? बेसिकली ये आपके पास हम यहाँ पे करते हैं, आप किसके लिए, ये आप करते हो इस पर्पस के लिए, ताकि आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया आपके पास यहाँ पे। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे हैचिंग जो मैंने यहाँ पे कर रखी है, चलो छोड़ो, तो आपके पास यहाँ पे जो हैचिंग आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, वो आपके पास यहाँ पे इनसाइड कंपोनेंट को दिखाने के लिए कर रहे हो। ठीक है ना, अगर मैं आपके पास किसी पीस को कट कर रहा हूं, उसके इनसाइड क्रॉस सेक्शन को शो करने के लिए आप क्या करते हो, हैचिंग सी करते हो। तो ये ध्यान रखना। तो इस केस में हम लिख सकते हैं, टू शो द इनसाइड फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी डू द हैचिंग हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, द टर्म स्केल in the engineering drawing refer to the size of the drawing sheet, the intensity of the line in the drawing to standard size of the object, the relative size of the drawing compared to the actual object. Option number D will be a correct answer here. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है ना, स्केल कैसा है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे कैसा कह सकते हो आप, ये एक तरह से रेशियो होता है साइज ऑफ द ड्राइंग, साइज ऑफ द ड्राइंग और एक्चुअल साइज ऑफ द ड्राइंग के बीच में। तो एक तरह से आप यहां पे कह सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह से रिलेटिव साइज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव साइज को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एज कंपेयर टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास। नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट द डैश फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स हियर। अच्छा, किस पर्पस के लिए आप यहां पे यूज करते हो ट्रांसमिशन सिस्टम? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए।
क्यों? इंजन जो हमारा है वो पावर को प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट पावर हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर कंपोनेंट्स हियर। तो जिसको आप किसके थ्रू कर रहे हो? ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू कर रहे हो। ट्रांसमिशन सिस्टम आपके पास स्पीड को मॉडिफाई कर सकता है, स्पीड को ट्रांसमिट नहीं करता वो आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। स्पीड को वेरी कर सकता है, कम ज्यादा आपके पास यहाँ पे कर सकता है, लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या है? पावर को ट्रांसमिट करना यहाँ पर आपके पास है, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट पार्ट, a torsion bar is a type of a suspension system component used in a vehicle to provide। अब आपके पास देखो टोर्जन बार का मतलब क्या हुआ? आपने हैवी व्हीकल्स में या फिर फोर व्हीलर में देखा होगा कि जो रेयर व्हील्स हमारे पास होते हैं, जो रेयर व्हील्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, उनके आपके पास इस साइड पे एक बार लगी होती है जिसको हम बोलते हैं टोर्जन बार, ठीक है। इवन दो ये बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई पर्पस रोल प्ले नहीं कर रही, बट इसका एक मेन पर्पस आपके पास यहाँ पे होता है ड्यूरिंग दी कॉर्नरिंग, ठीक है ना। आपके पास टर्न लेते टाइम ये जो आपके पास टोर्जन बार होती है, इसका मेन काम क्या होता है? एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना व्हीकल को, और ये आपके पास एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड यहाँ पर करती है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो टोर्जन बार का मेन काम जो है वो सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए आपके पास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, इफ अ व्हीकल स्पीड इज v in meter per minute and the radius of the driving wheel is r, then what will be the rpm of the driving wheel? It is going to be here। ओके, तो आपके पास यहाँ पे v की वैल्यू आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर मिनट हेयर। आपके पास यहाँ पे आपके पास रेडियस ऑफ द ड्राइविंग व्हील भी आपको गिवन है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पढ़ते हो। ये फॉर्मूला आपको क्या प्रोवाइड करता है कि जो v वेलोसिटी है मेरे पास वो किस फॉर्म में है? वो आपके पास मीटर पर सेकंड में आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। वो आपके पास मीटर पर सेकंड में आपको प्रोवाइड यहाँ पे करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप मिनट में अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? v इज इक्वल टू पाई डी एन हेयर, सो दैट विल बी अ वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट हेयर। अगर आप रेडियस की फॉर्म में से लिखते हो तो देन इट विल बी v इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन हेयर, ओके। और यहां से अगर हम r की वैल्यू n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं rpm में, तो इट विल बी इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, n इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई आर हेयर। सो ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, v अपॉन 2 पाई आर। नेक्स्ट पार्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट व्हील फ्रॉम लॉकिंग अप एंड कार्स फ्रॉम डैश व्हेन द ब्रेक इज हार्शली अप्लाइड हेयर। अच्छा देखो, आजकल जो आपके पास लेटेस्ट जो व्हीकल्स आते हैं सब में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्यों यूज करते हो? अगर आपके पास कोई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है किसी व्हीकल में, ठीक है, और अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने पे चांसेस क्या होते हैं कि जो व्हीकल है मेरे पास वो स्किड कर जाता है, मतलब टायर रोटेट नहीं कर रहा बट आपके पास व्हीकल मूव कर रहा है, स्किडिंग आपको देखने को मिलती है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो इस केस में अगर जब हार्शली जब ब्रेक अप्लाइड होती है तो उस केस में क्या हुआ? ब्रेक जो है वो एक सर्टेन इंस्टेंट पे आपके पास यहाँ पे लगती है और जो स्किडिंग को काफी ज्यादा प्रिवेंट वो करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक आजकल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि टू व्हीलर्स फोर व्हीलर सब में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसका भी आपको पता करना है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट, द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील। अब आपके पास यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, आपके पास ऑटोमोबाइल बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेसिस के बारे में। ये आपको बोल रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू दी चेसिस में। अब चेसिस के अंदर अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? आपको सबसे पहला देखने को मिलता है फ्रेम। फ्रेम के बाद नेक्स्ट आपके पास यहां पे आता है एक्सल, देन वी हैव अ व्हील, और फिर आपको देखने को मिलते हैं यहां पे सस्पेंशन सिस्टम हेयर। ये ध्यान रखना। तो ये चार कंपोनेंट्स आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर के अंदर, ओके। नेक्स्ट पार्ट, द कूलिंग सिस्टम ऑफ अ ऑटोमोबाइल इंजन मोस्ट सिंपल व्हेन द इंजन इज प्लेस्ड एट द फ्रंट, सेंटर, रेयर एक्सेट्रा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास अगर इंजन फ्रंट में होगा तो आपके पास अगर व्हीकल मूव करेगा तो आपके पास जो अपकमिंग एटमॉस्फेरिक एयर है
वो आपके पास इंजन को कूल डाउन करने में जल्दी से जल्दी अपना रोल प्ले करेगी। दैट मीन्स आपके पास एफिशिएंटली इंजन जो है वो कूल डाउन होगा अगर ऑटोमोबाइल इंजन की जो प्लेसमेंट है वो फ्रंट ऑफ द व्हीकल में आपको देखने को मिलती है तो। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलर मैनुअल स्टीयरिंग गियर्स फॉर द कार nowadays is going to be rack and pinion, worm and wheel type, cam and roller type, और आपके पास यहाँ पे worm and selector है। So that is a very simple case। rack and pinion सबसे ज़्यादा commonly यूज होता है। rack and pinion में आपके पास आप देखोगे rack का जो मेन पर्पस है, सबसे पहले पिनियन एक रोटेटिंग कंपोनेंट है जो कि आपके पास स्टीयरिंग व्हील रोटेट करने से ऑपरेट करता है। पिनियन आपके पास यहाँ पे रोटरी मोशन को आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करता है रैक में। रैक क्या करेगा, बेसिकली रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट, फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन इज गोइंग टू बी। सबसे पहले फायरिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फायरिंग ऑर्डर आपको बताता है कि हमारे पास इंजन की जो वो है आप क्या बोलते हैं कंबशन, वो किस सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पे हो रही है। ओके ना, जैसे मान लो अगर आपके पास 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन अगर आपके पास यहाँ पर है, लेट अस से 4 सिलेंडर इंजन के अंदर फायरिंग ऑर्डर आप यूज कर रहे हो 1 3 2 4, सॉरी 1 3 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट सिलेंडर है दैट विल परफॉर्म द कंबशन प्रोसेस, उसके बाद थर्ड सिलेंडर में आपको कंबशन देखने को मिलेगी, देन वी हैव अ सेकंड एंड देन वी हैव अ फोर्थ। फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर्ली अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपके पास एक तरह से बैलेंसिंग में, एक यूनिफॉर्म पावर जनरेशन में आपको हेल्प यहाँ पे करता है। एक तरह से फ्लाईव्हील के साइज को भी रिड्यूस कर सकते हो बाय द प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर हियर। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन की, इस केस में जो फायरिंग ऑर्डर आपके पास यूज होता है 1 5 3 6 2 4 के इक्वल आपके पास यूज होता है। अगर हम बात करें 4 सिलेंडर इंजन की तो आप फायरिंग ऑर्डर आप जो यूज करते हो दैट इज 1 3 2 4 हियर। वैल्यूज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वैल्यूज आपके लिए ये। ओके, नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन केस ऑफ अ बेल्ट ड्राइव इज टू। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, बिकॉज अगर आप में से कोई खुरमी बुक को फॉलो करता हो थ्योरी मशीन की या फिर आपके पास ऐसे मशीन डिजाइन की, तो उस बुक में आपके पास यहाँ पे आंसर्स का गलत फ्रेम किया गया है, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो गलत फ्रेम किया हुआ है। ठीक है ना, एक्चुअली में जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जो मेन इफेक्ट आपके पास रहता है वो पावर को रिड्यूस करने का यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो 3 mv², तो आपके पास mv² के इक्वल हमारे पास होती है। तो जिस तरह से व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है, जो कि इफेक्टिव टेंशन को कम करता है और जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पावर जो है फर्दर रिड्यूस मेरे पास होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर टू रिड्यूस द ड्राइविंग पावर हियर। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी। ओके, अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले पीरियोडिक टाइम का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक टाइम का मतलब है सिंपल सा कि एक साइकिल को कवर अप करने में कितना टाइम लग रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास कंप्लीट हुई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट को देखोगे इट विल बी इक्वलेंट टू 1 हियर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस केस। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट, द पेयर इज नोन एज डैश when the relative motion between the elements of a pair is partially turning, partially sliding here. Closed pair, higher pair, lower pair और wrapping pair। अब आपके पास यहाँ पे partially turning आपको देखने को मिल रहा है, partially sliding आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे lower pairs में आपको ये देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, lower pairs में आपको ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, in a vibration isolation system the transmissivity will be equal to dash for all the values of the damping factor if mu by omega n is equal to √2। अच्छा ठीक है, तो इस केस में अगर आपको याद हो, अगर आप जब ये ग्राफ प्लॉट करते हो बिटवीन द ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द फ्रीक्वेंसी रेशियो, आपने देखा होगा ग्राफ कुछ हमारे पास कुछ इस ढंग से परफॉर्म होता है, यहाँ पर इस तरह से प्लॉट होता है आपके पास। तो जहां पे आप देखते हो कि जब आर की फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू 1 के इक्वल है, इन दैट केस जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू √2 के इक्वल अगर होती है, सो नो मैटर आप जितना मर्जी डैम्पिंग यहाँ पे प्रोवाइड करो,
फ्रीक्वेंसी रेशियो √2 के इक्वल अगर है तो ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा आपके पास 1 के इक्वल होगी। दैट मीन्स जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है सिस्टम में, दैट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इनटू द सिस्टम हियर। सो इट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे डैम्पर का यूज करो या नहीं ना यूज करो। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। The transmissivity will always be going to be equal to 1 here, okay, for all the values of damping factor if frequency ratio is √2 here. Okay, now next part, in a horizontal reciprocating steam engine, when the crank is at inner dead center, then the velocity of the piston will be, okay, देखो सबसे पहले velocity of piston का फॉर्मूला क्या होगा, r ओमेगा cos of theta sin of theta प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। अब इस केस में अगर मैं आपके पास इनर डेड सेंटर की बात करूं, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या ऐसे कह लो आप, आपके पास अगर मैं एक्सट्रीम एंड्स की बात करता हूं, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू विल फाइंड कि इन दोनों की दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी इट विल कम आउट टू बी 0 देयर। ओके, बट अगर आपके पास पिस्टन सेंटर पोजीशन पर है, सेंटर पोजीशन पर है, दैट मींस क्रैंक इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू मैक्सिमम हियर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे, आर ओमेगा 1 प्लस साइन 90, यस, आर ओमेगा विल बी द आंसर हियर इन दिस केस। ओके, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो एट द इनर डेड सेंटर द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज गोइंग टू बी 0 देयर। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, डैश वेलोसिटी गियर्स आर दोज गियर्स हुज पेरिफेरल वेलोसिटी लाइज बिटवीन द 3 to 15 मीटर पर सेकेंड हियर। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब आपके पास हम गियर को पढ़ते हैं, गियर की जब हम स्टडी करते हैं, गियर को जब क्लासीफाई करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी क्लासीफाइड हियर। तो अगर आपके पास गियर की स्पीड 0 से 3 के बीच में लाई करती है, इन दैट केस वी आर हैविंग अ लो वेलोसिटी गियर हियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास 3 वैल्यू जो है वो 3 और 15 के बीच में लाई कर रही है, इन दैट केस वी आर हैविंग अ मीडियम गियर। और अगर आपके पास स्पीड की वैल्यू 15 से ज्यादा अगर आप पर लाई करती है, इन दैट केस वी आर हैविंग अ हाई स्पीड गियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इस केस में आप देख सकते हो 3 से 15 आपको गिवन है, तो दैट विल बी मीडियम वेलोसिटी गियर्स हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अ मास ऑफ 1 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्प्रिंग विद द स्टिफनेस ऑफ डैश, द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज 52.92 न्यूटन सेकेंड पर मीटर हियर। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, अब एक चीज देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इन वाइब्रेशन द रेशो ऑफ C by M किसके इक्वल होता है, ये 2 zeta ओमेगा n के इक्वल आपको देखने को मिलता है। ओके, अब इस केस में जब आपके पास जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हैविंग अ क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके पास डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट हियर। ओके, दैट मीन्स आई कैन राइट कि द वैल्यू ऑफ CC by M it is going to be equal to 2 omega n, or I can write 2 under root of K by M here। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो CC will be equal to 2 under root of K into M here, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आप देखोगे CC की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, इट विल कमिंग आउट टू बी 52.92 इक्वल टू 2, K की वैल्यू आपको कैलकुलेट यहां पे करनी है, M इज गिवन टू यू एज 1 हियर। ओके, तो अगर आप यहां पे K को फाइंड आउट करते हो, K इज 52.92 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 26.46 हियर। ओके, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपके पास अंडर रूट ऑफ K की वैल्यू है ये, और अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 700 न्यूटन पर मीटर हियर। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। सो ये किसके इक्वल है आपके पास यहाँ पे,
ये इक्वल है 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर के इक्वल है आपके पास यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, टूथ इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इनवल्यूट स्पर गियर कैन बी रिड्यूस बाय। कौन कौन से तरीके हैं आपके पास टूथ इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए, को डिक्रीज करने के लिए? सबसे पहला आपके पास यहाँ पे क्या करो, आप स्टबिंग कर दो। सेकंड आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दो। प्रेशर एंगल को आप यहाँ पे क्या करो, आप प्रेशर एंगल को बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड जो हमारे पास रहता है दैट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टूथ गियर टीथ इज अ बेस्ट मेथड फॉर रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग द टूथ इंटरफेरेंस हेयर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ अ सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ। किसी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम हियर। ओके, ध्यान रखना यहां पर ये। नेक्स्ट पार्ट, डैश इज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल दैट अचीव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी बाय कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क थ्रू द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सी साइकिल प्रोड्यूस करती है, दैट इज द कार्नोट साइकिल हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डैश अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये आपको बोलता है कि एनर्जी जो है, सबसे पहले ये एनर्जी की क्वालिटी की बात करता है। तो जब भी आपके पास कोई एनर्जी फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा एनर्जी के अंदर। एनर्जी डिग्रेडेशन होने की वजह से जो एंट्रोपी है वो फर्दर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीज हियर। ओके, आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगा, आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सो इट कैन नेवर डिक्रीज हियर इन दिस केस। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, इंजन इन लार्ज डीजल ट्रक, बस एंड न्यू डीजल कार कैन अचीव पीक एफिशिएंसी अराउंड 65%, 60%, 55%, 45%। सबसे पहली चीज आपके पास अगर डीजल इंजन की बात करें, आपके पास जो हाई स्पीड डीजल इंजन हमारे पास जो होते हैं वो सारे किस साइकिल पे ऑपरेट करते हैं, डुअल साइकिल पे ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे बात की हुई है डीजल ट्रक्स, बसेस और न्यू डीजल इंजन की हमारे पास, और इनकी आपके पास जो एफिशिएंसी रीच कर सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये आपके पास 60% तक रीच आपके पास यहाँ पे कर सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करोगे 45 से 55% के बीच में ये लाई करती है यहाँ पे। नेक्स्ट, thermodynamic law which provide the basis for the temperature measurement, that is the zeroth law of thermodynamics. Why? Because zeroth law of thermodynamics क्या provide करता है आपको, it gives a concept of thermal equilibrium here, okay, and which is a required condition for calculating the temperature here. ये ध्यान रखना। Which of the following statement is correct? Lancashire is a fire tube boiler. Fire tube boilers are the internally fired. Babcock and Wilcox is a fire tube boiler here. आप देख सकते हो आपके पास साइज स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ओके, लंकाशायर एक फायर ट्यूब बॉयलर है जिसको लो प्रेशर बॉयलर भी आप बोलते हो। फायर ट्यूब बॉयलर में आपके पास जो फायर है वो ट्यूब्स के अंदर आपके पास फ्लो करती है, एग्जॉस्ट गैसेस, हाई टेम्परेचर गैसेस, जिसको हम इंटरनली फायर्ड भी बोल सकते हैं। बैबकॉक एंड विल्कोक्स एक हाई प्रेशर बॉयलर है जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर हमारे पास होते हैं। ओके, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन प्लास्टिक, फ्रैक्चर, इलास्टिक एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ हेयर। सो आपके पास हुक्स लॉ की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट बिल्कुल क्लोज होने की वजह से आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि जो हुक्स लॉ है वो इलास्टिक लिमिट तक क्या हो रहा है, एप्लीकेबल यहाँ पर है, ठीक है ना। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, बट प्रोपोर्शनैलिटी एंड इलास्टिक लिमिट के बीच में स्ट्रेट लाइन डेविएशन आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑप्शन में होता है यहाँ पे, तो आपको वही पॉइंट मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज अ रेशियो ऑफ द मटेरियल्स टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, कंप्रेसिव अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस। तो दैट इज अ रेशियो ऑफ द अल्टीमेट बाय वर्किंग स्ट्रेस हियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या प्रोवाइड करता है आपके पास यहाँ पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरह से बात करता है रिजर्व स्ट्रेंथ के बारे में, ये ध्यान रखना। हायर दी आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उतनी ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली
as compared to increase in load is going to be breaking point, no elastic zone, plastic point, yield point आपके पास। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, yield point के बाद आपको सडन क्या देखने को मिलता है, आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, डिमेंशनल क्वांटिटी हियर, शेयर स्ट्रेस की एक डिमेंशनल क्वांटिटी है, दैट इज मेगा पास्कल। स्ट्रेन का आप देखोगे इट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइजन्स रेशियो का अगर आप देखोगे इट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल इन रेडियंस की बात करोगे इट इज अगेन अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए इसका, आउट ऑफ दिस फोर शेयर स्ट्रेस इज अ करेक्ट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट, आपके पास यहां पे अगर हम देखें अ रोड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ड्यू टू विच इट elongates by 2 millimeter here. Calculate the amount of strain here. Okay. Strain का मतलब change in length upon original length. Okay. यहां पे आपके पास कितने अमाउंट से elongation हुई है, आपके पास 2 मिलीमीटर के अबाउट। So we can say it is equivalent to 0.2 सेंटीमीटर। आपके पास यहां पे लेंथ क्या गिवन है, आपके पास यहां पे ओरिजिनल 100 सेंटीमीटर। So we can say it is equivalent to 0.002 here. Option number C is going to be the correct answer in this case. Sorry, option number B is going to be the correct answer in this case. Okay na? Next point. Dash is a property by which a metal specimen undergoes additional deformation over the time under the sustained loading within the elastic limit. अब देखो, एक्चुअली में यहां पर होता क्या है, अगर आप किसी बॉडी पे लोड अप्लाई कर रहे हो अंडर द इलास्टिक लिमिट ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलोंगेशन आपको देखने को मिलती है बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखना। और आपके पास जो इलोंगेशन आपको देखने को मिल रही है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से क्रीप फिनोमिना हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आपके पास यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एडिशनल डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है अंडर द कांस्टेंट लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसको आप क्रीप का नाम यहाँ पे नाम देते हो। नेक्स्ट, बेंडिंग लोड, fatigue life of the shaft in the presence of residual compressive. Yes, आपके पास यहाँ पे बेंडिंग लोड, the fatigue life of the shaft in the presence of residual compressive stresses are going to be. ठीक है, अच्छा इस केस में तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंडिंग लोड और fatigue life of the shaft जो होगी in the presence of residual compressive stresses are going to be increase here. ठीक है ना, आप यहाँ पे एडिशनल स्ट्रेंथ इंड्यूस करते हो, कैसे, बाय आपके पास इंड्यूसिंग दी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑन द सरफेस हियर। ओके, ये ध्यान रखना। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर स्ट्रेंथ आपके पास इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस डज अ मटेरियल एक्सपीरियंस कंप्रेशन अलोंग वन एक्सिस व्हाइल एक्सपीरियंसिंग टेंशन अलोंग द अनदर हियर। तो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेसेस के केस में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपके पास यहाँ पर एक तरफ से आपके पास यहाँ पे एक्सपेंशन होगी और दूसरी तरफ से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर, बेंडिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट पार्ट, डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंप्लीट थर्मल आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग रिजल्टिंग इन नो हीट एक्सचेंज, दैट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी तरह का हीट एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा आपके पास सिस्टम एंड सराउंडिंग बीच में, तो दैट इज अ कंप्लीट एडियाबैटिक प्रोसेस हियर। नेक्स्ट पार्ट, in a cylindrical system which equation represent the steady state heat conduction here. So आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें फोरियर लॉ कंडक्शन के लिए यूज करते हो, आपके पास कन्वेक्शन के लिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का हम यूज करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रेडिएशन के लिए आप यूज यहाँ पे करते हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो ये आपके पास बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। नेक्स्ट, फ्लूइड इज अ सबस्टांस which offers no resistance to a change of pressure, flow, shape and temperature here. So fluid की कोई शेप डिफाइन नहीं होती यहाँ पे, तो अगर आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो ये आपके पास शेप के अकॉर्डिंग शेप के अगेंस्ट किसी तरह का रेजिस्टेंस शो नहीं करता, ये आपका लगातार फ्लूइड डिफॉर्म आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है ना। सो दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर ना। Next part, dash is a property of a liquid surface that allows it to resist the external force, compressibility, surface tension, cohesion and the viscosity here.
अब आपके पास यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस की जो आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हो लिक्विड की सरफेस के ऊपर अनबैलेंस कोहेशन फोर्सेस की वजह से एक सरफेस टेंशन फोर्स होती है, जिससे कि क्या होता है, आपके पास बॉडी जो है या फ्लूइड जो है वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है या फ्री सरफेस की फॉर्मेशन करता है। अब अगर आपके पास बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइक इंसेक्ट, या फिर आपके पास बहुत ही लाइटर बॉडीज लाइक आई कैन से अ शीट ऑफ पेपर, लीव्स, वो इजिली फ्लोट कर सकते हैं लिक्विड के ऊपर, बिकॉज सरफेस टेंशन आपके पास एक्सटर्नल वेट को रजिस्ट वहां पे कर पा रहा है विदाउट डिस्प्लेसिंग एनी वॉल्यूम हेयर। ठीक है, ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, अ फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल, नो विस्कोसिटी एंड हैज जीरो सरफेस टेंशन। ये तो आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन आपके पास यहां पे होती है, दैट इज अ परफेक्ट फ्लूइड बेसिकली। नेक्स्ट पार्ट, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 1 द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द रैंडम फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो एक तरह से आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी को कंपेयर कर रहा है विद द रेफरेंस फ्लूइड हियर, विद द स्टैंडर्ड फ्लूइड। रेफरेंस फ्लूइड आप क्या लेके चलते हो? लिक्विड्स के केस में आप वाटर को लेके चलते हो एट अ 4 डिग्री सेल्सियस, गैसेस के लिए आप यहाँ पे एयर को लेके चलते हो एट अ 0 डिग्री सेल्सियस हियर, ओके। और आपके पास डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज इक्वली हैवी टू द वाटर हेयर। अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन इट इज मोर हैवियर देन वाटर। अगर लेस देन 1 है तो इट इज लाइटर देन वाटर हेयर, ओके। तो ध्यान रखना, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है दैट मीन्स कि बॉडी क्या होगी? सिंक होगी। क्यों होगी? बिकॉज इट इज हैवियर देन द वाटर हेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहां पर। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, Dash is known as the conservation of energy principle and states that in a steady idle flow of an incompressible fluid, the total energy of any point of the fluid is going to be. That is a simple statement of the Bernoulli's theorem. Okay, because Bernoulli equation क्या है? Basically conservation of energy को represent करता है, जो कि आपका steady flow energy equation है in thermodynamics here. Next part, which of the following is a type of turbine classified based on the fuel that supply the driving force? Steam turbine, gas turbine, wind turbine, all of the above mentioned. Which of the following is a type of turbine classified based on the fuel here? आपके पास यहाँ पे फ्यूल के बेसिस पे कौन से टर्बाइन आप क्लासीफाई यहाँ पे करते हो? तो सारी की सारी टर्बाइन हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे स्टीम टर्बाइन के केस में फ्यूल क्या है? वर्किंग फ्लूइड, स्टीम का हम यूज कर रहे हैं। गैस टर्बाइन में एयर का आप यूज कर रहे हो। विंड टर्बाइन में आपके पास यहाँ पे हाई वेलोसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी एयर का आप यूज करते हो यहाँ पर, ओके। Next part, due to the limits, upper efficiency of steam turbine is going to be fixed at a value of the. अब देखो एक्चुअली में हमारे पास हुआ क्या, अगर हम बात करें स्टीम टरबाइन की, स्टीम टरबाइन कहां पे यूज होती है? स्टीम थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है, जो कि रंकाइन साइकिल पे ऑपरेट करता है। रंकाइन साइकिल को अगर आप कंपेयर करते हो सिंपल कार्नोट साइकिल से, आपको देखने को मिलेगा कि जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बट जो वर्क आउटपुट होता है वो रंकाइन साइकिल का ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो जो थर्मोडायनेमिक जो लॉज हमारे पास है वो एक लिमिट, एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके पास एफिशिएंसीज के ऊपर। जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो डिपेंड करती है हायर एंड लोअर टेम्परेचर के ऊपर। सेम केस आपके पास स्टीम टरबाइन की जो अपर एफिशिएंसी है वो प्रेशर रेशियो पे भी डिपेंड आपके पास यहाँ पे कर जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लाई कर सकती है वो आपके पास यहाँ पे 40 to 50% तक की लिमिटेड हमारे पास यहाँ पे रहती है, ओके। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, डैश इज अ रिएक्शन टरबाइन दैट यूजेस वाटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी हियर। फ्रांसिस, पेल्टन, टर्गो, क्रॉस फ्लो टरबाइन। सो आप देख सकते हो फ्रांसिस टरबाइन इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन एक तरह की आपके पास रिएक्शन टरबाइन है जिसमें आपके पास इनलेट पे काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों आपको देखने को मिलेगा। रिमेनिंग जो टरबाइंस है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इंपल्स टरबाइन, जिसके इनलेट पे आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखने को यहाँ पर मिलती है, ओके। ये यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस of magnitude F and F is also a force of magnitude F here. The angle between these two forces are going to be, okay.
तो आपके पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, सेम है, और आपके पास यहां पर जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। अब इस केस में आपके पास एंगल क्या होगा, देखो इस केस में आप क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करो प्रॉपरली, या तो आप इसका डायग्राम बना के सॉल्व कर लो, ठीक है ना। न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, तो आप देखोगे अगर मैं साई की सारी वैल्यूज को पुट अगर यहां पे करता हूं, सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थीटा हियर। ये ध्यान रखना, आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, ओके। सेकंड डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें, मान लो अगर आपके पास एक फोर्स ऐसे लग रही है और सेकंड फोर्स ऐसे लग रही है, सो यू कैन सी फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स एडिशन, आपके पास यहाँ पे जो ये लाइन है, सेंटर वाली लाइन है, डायगोनल जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन दैट केस आप देख सकते हो कि अगर 30 डिग्री का एंगल मेरे पास यहाँ पे होता है, जो डायगोनल आपके पास आ रहा है वो काफी ज्यादा लार्ज आ रहा है, तो वो आपके पास एफ के इक्वल यहाँ पे नहीं हो सकता। सेम केस अगर आप 45 के लिए ड्रॉ करोगे, आपके पास यहाँ पे 80 के लिए ड्रॉ करोगे, यू विल फाइंड कि आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो एफ के इक्वल यहाँ पे नहीं है, फोर्सेस के इक्वल यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 120 पे, तो आप देख सकते हो इस तरह से अगर हम ड्रॉ यहां पे करते हैं, यू विल फाइंड कि आपके पास ये बन रहा है मेरे पास क्या, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट अब आपके पास यहां पे आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन फोर्स के आपके पास से के थ्रू आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। और आपके पास फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ यू कैन सी कि जो ये लेंथ होनी चाहिए, बेसिकली ये वाली लेंथ, ये आपके पास सेम होगी दोनों की दोनों फोर्सेस के, ओके। सो इस केस में एंगल क्या होना चाहिए, 120 के इक्वल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस के अंदर एक और वैल्यू आपको गिवन होती 100 से ऊपर, तो इन दैट केस आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर है, वैसे याद रखना इस रिजल्ट को, ओके। नेक्स्ट, a body exert a pull of 400 Newton on the rope which is wrapped around a drum. If the coefficient of friction is 0.3 between the rope and drum, the number of turns rope is wound on the drum so that pull at the other end does not exceed 50 newtons here. अब ध्यान रखो, इस क्वेश्चन का आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। इवन दो अगर आप सॉल्व करोगे, यू वॉन्ट गेट द आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस हियर, सो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन एक तरह से मार्क आपके पास यहाँ पे था, ओके ना, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। Next part, the frictional force that comes into play when a body is just about to start over the surface of another body. तो अब इस केस में देखो आपके पास यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी प्लेस हमने कर रखी है, और आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। बट जब आप फोर्स को लगातार इंक्रीज करते जाओगे तो एक लिमिट के बाद बॉडी क्या करेगी, जस्ट मूव टू, यहां पे स्टार्ट करने की लगेगी। तो उस पॉइंट पे जहां पे बॉडी जस्ट मूव टू स्टार्ट हमारे पास यहां पे कर रही है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम यहां पे देते हो, या फिर आप उसको नाम देते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो ध्यान रखना, तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है जब आपके पास दो बॉडी क्या कर रही है, आपस में स्लाइड होने की जस्ट यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश कर रही है आपके पास यहाँ पर। Next part, center of gravity of a homogeneous body is the point at which the whole volume of the body is assumed to be concentrated, area of the surface of the body is assumed to be concentrated, weight of the body is assumed to be concentrated and all of the above here. अब इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहां पर वैसे देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट आपके पास होता है जहां पर आप अज्यूम करते हो कि टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड हियर, ओके, ध्यान रखना ये। अब आपके पास यहां पे अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो का ज्यादा बेटर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड द एरिया ऑफ द सरफेस है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी करेक्ट आंसर रह सकता है, बट ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट,
अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रोड फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज अ लोड फुलक्रम एफर्ट हेयर। तो आपके पास यहाँ पे लीवर जो है एक कंसिस्ट ऑफ अ रोड फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट हमारे पास होता है जिसके बाद बॉडी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हैं फुलक्रम आपके पास यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके ना। नेक्स्ट, which of the following which of these is not a simple machine here, watch, wheel, ramp and pulley here। so इस केस में आप देख सकते हो वॉच जो होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल मशीन, बिकॉज इस केस में आपके पास वॉच के अंदर काफी सारे मैकेनिकल डिवाइसेस, छोटे छोटे आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट यहाँ पे करता है। ओके, तो आपके पास आउट ऑफ दीज फोर वॉच इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल मशीन हियर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ओके, तो आपके पास यहाँ पर ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर PSSB जेईई का सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके पास जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सिंपल सा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हार्डली आपसे पूछे हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में भी अगर आप देखोगे 2 या 3 न्यूमेरिकल आपसे पूछे हुए हैं, जिनमें से एक न्यूमेरिकल हमने कवर नहीं करा बिकॉज इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन है। ओके ना, तो आपको उसको सॉल्व करने की भी आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पर अगर आपको बेसिक आइडिया है हर एक सब्जेक्ट का, तो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन को आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी टास्क यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो PSSB का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना, आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस आपका रनिंग है और आपके पास यहाँ पे जिसमें जितने भी क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे सब्जेक्ट हम कवर अप कर रहे हैं। ओके ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। So that's it for this particular video here. Okay na, so thank you very much and all the best for your preparations here.